मॉर्निंग फ्रेंड्स। साथियों, सुप्रभात। आज की चर्चा में हम आज बात करेंगे किस तरह से रूरल इंडिया, ग्रामीण भारत की समस्याओं का समाधान हम शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी के संबंध में चर्चा करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। अपने अनुभवों से या देश दुनिया की जानकारी प्राप्त करने के बाद यह जान पाना आसान हो जाता है कि आज जब पूरा वर्ल्ड एक डिजिटल वर्ल्ड है, पूरा ग्लोब एक गांव की तरह हो गया है। आप घर बैठे अपने कंप्यूटर, अपने मोबाइल के जरिए किसी भी देश के रहन सहन, पहनावा, शिक्षा व्यवस्था, विकास की प्रक्रिया और अन्य जानकारियां हासिल कर लेते हैं। सोशल मीडिया, यूट्यूब और बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए। अब हम यह भी जान गए हैं, ज़्यादातर लोग जो सोशल मीडिया के संपर्क में रहते हैं उन्हें पता है कि कुछ देश जो विकसित हैं उनका पैटर्न क्या है। शहर तो विकसित लगभग सभी देशों में हैं, लेकिन सफलता का जो रहस्य है वो गांव की उन्नति से संबंधित है। गांव के बगैर किसी भी देश की परिकल्पना नहीं की जा सकती। गांव जहां कृषि कार्य होता है, पशुपालन होता है, कुटीर उद्योग होते हैं, वातावरण का निर्माण होता है, ट्रेडिशंस, कल्चर्स, संस्कृति को बचाए रखने के लिए किसी भी देश में गांव का होना बहुत ज़रूरी है। हम भारत के संदर्भ में बात करेंगे कि आज भारत विकास के पायदान में कहाँ है और कहाँ तक विकास की प्रक्रिया में अपनी जगह बना सकता है। उसमें समस्याएं क्या हैं, उन समस्याओं का कारण क्या है और निवारण क्या है, हम इसी के बारे में जानेंगे। हर देश की अपनी समस्या है, अपनी समस्याएं थीं। जब हम पश्चिम देशों में से जो आज सबसे विकसित देश माना जाता है, जहाँ रहने के लिए, कार्य करने के लिए, बसने के लिए पूरी दुनिया के लोग लालायित रहते हैं, अमेरिका, उपनिवेशों का देश है वो। विभिन्न देशों से वहाँ पर लोगों को बसाया गया था।
और 19वीं शताब्दी में उसको आज़ादी मिली। उसमें श्वेत अश्वेत की समस्याएं थीं, रेसिज्म था, रंगवाद की समस्या थी, लेकिन वहाँ कुछ महान व्यक्ति हुए जिन्होंने मानवतावाद को जन्म दिया, ह्यूमनिज्म को जन्म दिया। उन्होंने श्वेत अश्वेत के बीच सौहार्द, ब्रदरहुड की भावना को जन्म दिया। शोषण के प्रावधान को खत्म कर दिया। बड़े बड़े पदों पर अश्वेत स्थापित हुए, उनके मेरिट को समझा गया। खेल में आज भी पूरी दुनिया में अमेरिका के अश्वेत जाने जाते हैं, माने जाते हैं। और आज पूरे विश्व में, चाहे वह टेक्नोलॉजी हो, इकोनॉमिकल ग्रोथ हो, डिफेंस सिस्टम हो, रिसर्च वर्क हो, बिजनेस हो, किसी भी क्षेत्र में अमेरिका पीछे नहीं है, वर्ल्ड लीडर है। भारत की समस्या कुछ मिलती जुलती है। 1947 15 अगस्त को जब भारत आज़ाद हुआ, तो उस समय हमारे पास आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। पहली बार जो बजट सेशन हुआ, उसमें 500 करोड़ का ही बजट था। समस्याएं बहुत थीं, और उन समस्याओं से जूझते हुए उस समय के लीडरशिप ने जिस तरह से सूझबूझ दिखाई, अमेरिका जैसे देशों से खाद्यान्न में मदद ली, पूरे देश को एक विकासशील प्रणाली दी। कई जगह आप पढ़ेंगे, उस वक्त हमारे पास चॉइसेस थे कि देश किस तरफ जाएगा। ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी ने बहुत बड़ी सोच विकसित की, और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साइंटिफिक टेम्परामेंट की वजह से, जिसमें उनकी ये विचारधारा शामिल थी कि आधुनिक भारत के मंदिर हमारे कारखाने हैं, स्टीम के फार्मूला को उन्होंने बढ़ावा दिया था। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, इंग्लिश, मैथमेटिक्स। चूँकि खुद वो एक प्रोग्रेसिव विचारधारा के व्यक्ति थे, बहुत ही ऊंची शिक्षा प्राप्त हुई थी उनको, और अपने बहुत आरामदायक जीवन को छोड़कर उन्होंने देश के लिए एक बहुत ही कठिन रास्ता चुना था। देश के लोगों को समझते थे। सरदार पटेल जैसे नेता का उनको आशीर्वाद था, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता का आशीर्वाद था उनको, और फिर उनके समय में ही जितने भी संस्थान जो आज बहुत ही प्रतिष्ठित हैं, पूरी दुनिया में जाने माने संस्थान हैं। आईआईटीज़ के बारे में तो अमेरिका के पूर्व
राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे इन इंस्टीट्यूशन से उत्पन्न होने वाले विद्वानों से डर लगता है। उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा, आईआईटीज़ की बहुत प्रशंसा की। आज पूरी दुनिया में आईआईटियंस अपना झंडा गाड़ते हैं, और अगर मैं गलत नहीं तो दुनिया के जितने भी एमएनसीज हैं उनमें से 25% के आसपास में उनके बहुत बड़े बड़े पदों पर भारत के इंजीनियर्स या प्रोफेशनल्स हैं, और उसमें आईआईटीज़ का बहुत बड़ा योगदान है। उसी तरह से आईआईएम्स, एआईआईएमएस, इसरो और न जाने कितने इंस्टीट्यूशंस बने हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस परिकल्पना हुई, देश में स्टील के कारखाने बने, कोयला खदान, मिनरल्स, माइनिंग्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, बिजनेस को बढ़ावा मिला। आईआईएम से एमबीएस, वर्ल्ड क्लास के मैनेजर्स वहाँ से पैदा हुए। शहरों का विकास होता गया। आज भारत के 5 शहरों में, दिल्ली, पुणे, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलोर में तकरीबन 25 लाख इंजीनियर्स हैं। 25 से 30 लाख। आईटी इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हुआ और रोज़गार की भरमार हुई। बहुत सारे स्टार्टअप्स हुए, नए नए इंडस्ट्रीज़ खड़े हुए, एमएनसीज़ का आना जाना हुआ, इस्टेब्लिश्ड हुए। यह तभी संभव हो पाया जब क्वालिटी एजुकेशन के लिए क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की गई। आईआईटीज़, आईआईएम्स में, एआईआईएम्स में, एक्सेलराइज, आईएससीज में बच्चे तभी जा पाए जब इंग्लिश मीडियम सीबीएसई स्कूल्स की स्थापना की गई और उनमें क्वालिटी का इजाफा हुआ। दूसरी तरफ, ये तो शहरों की बात है, दूसरी तरफ हमारे गांव हैं, और कई तरह के गांव हैं। 2 तरह के गांव मेनली हैं। एक ऐसे गांव जहां पर एग्रीकल्चर सालों भर है, वहां कभी खेत खाली नहीं होते। एक तरफ वीरान है, रेगिस्तान है, एक तरफ जंगल ही जंगल है, और कुछ जगहों में इसका मिला जुला रूप है। साल में 4-5 महीने या 3 महीने, 4 महीने कृषि अच्छी होती है, मानसून पर निर्भर करता है, और बाकी का समय वहाँ खाली रहता है, ज़मीनें खाली रहती हैं। जबकि देखी जाए तो असल संपत्ति जो है, जो विकास के लिए ज़रूरी है किसी भी देश के लिए, वह गांव में है। हजारों लाखों एकड़ लैंड्स कृषि के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए, जल से उत्पादित वस्तुओं के लिए मछली, ग्रासलैंड, ये सारी चीज़ें। तो गांव की स्थिति आज बिल्कुल अलग है और शहरों की स्थिति बिल्कुल अलग है। विकास की प्रक्रिया देश के कुछ ही राज्यों के कुछ ही गांवों तक पहुंच पाए हैं।
तो इस तरह से भारत ज्योग्राफिकली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, सोशली दो भागों में बंटा हुआ है। एक तो विकसित भारत जो शहरों में देखने को मिलता है, और एक विकासशील भारत जहाँ पर गांव उन्नत हो रहे हैं, शहर की तरह सुविधाएं थोड़ी बहुत आ रही हैं, गिने चुने प्रदेश या क्षेत्र हैं उसमें। ज़्यादातर जब हम कहते हैं 67% के आसपास जनसंख्या हमारी गांव में रहती है, तो अगर 1% उसमें या आधा परसेंट उसमें अगर विकासशील हैं, तो इससे अविकसित भारत, जिसको हम गांव का भारत कहते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता। नतीजा क्या है कि गांव से पलायन होता है, युवा शहरों की तरफ जाते हैं, वहाँ सबर्बन एरियाज, स्लम्स में रहना पड़ता है उनको। कुछ को अगर छोड़ दिया जाए तो जो सक्षम है वो अच्छी जगह रह लेते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं। लेकिन जो रोज़गार की तलाश में मजदूर, कारीगर जो जाते हैं, इनकम कम होता है, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। उनका परिवार फिर गांव में रहता है, बच्चे गांव में रहते हैं, और फिर वहाँ चूँकि इन्वेस्टमेंट की कमी है, कोई भी इन्वेस्टर या बिजनेसमैन गांव में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करता। या तो वातावरण वैसा नहीं है जिसके लिए, अब डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बिजनेस, व्यवसाय को आगे बढ़ाया जाए। सरकार टैक्स के पैसे से जितना कर सकती है कर रही है। सरकारी स्कूल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ टीचर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, फिर भी गुणवत्ता में इतना अंतर क्यों? आप देखेंगे कि जो शिक्षक सरकारी स्कूल्स में हैं, वो अपने बच्चों को ज़्यादातर शहर के कॉन्वेंट स्कूल में या नज़दीक के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं। वह भी जानते हैं कि क्वालिटी सरकारी स्कूल्स में शायद संभव ना हो। उसी तरह से जब हम सरकारी अस्पतालों की बात करें, जो प्राथमिक चिकित्सालय होते हैं गांव में, इन्वेस्टमेंट सरकार का अच्छा है, उसमें डॉक्टर्स अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, उनको सरकार तनख्वाह देती है, अच्छी तनख्वाह देती है, मेडिसिन की भी कमी नहीं होती। फिर भी वहाँ स्वास्थ्य के लिए लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही क्यों जाते हैं? सोचने की ज़रूरत है। अगर हम गांव को भी नगर या छोटे शहरों की तरह, कस्बों की तरह विकसित करें, तो वहाँ के लोगों का जीवन अच्छा होगा। और अगर स्वच्छता को ध्यान में रखा जाए तो गांव से बेहतर वातावरण कहीं नहीं होता। अगर सावधानी बरती जाए, साफ पानी पीने का हो, जो भी गंदगी है उसको सही तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाए, सैनिटेशन का ध्यान रखा जाए, हर घर में शौचालय हो, पानी से होने वाली बीमारियां ना हो, उसके लिए साफ पानी पीने का हो। और ये तभी संभव है जब
वहाँ आधुनिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा। जब बच्चे आधुनिक स्कूल में पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम सीबीएसई स्कूल्स में पढ़ेंगे, तो उनकी सोच में परिवर्तन आएगा, विकसित मानसिकता होगी। तो हम कैसे इस समस्या का समाधान करेंगे? रोजगार बढ़ेगा। रोजगार की सबसे अधिक संभावना अगर कहीं है तो वो है गांव में। क्लस्टर वाइज अगर हम कर लें, अगर प्रखंड को ही एक यूनिट मान लें, पंचायत को यूनिट मानना सही है, लेकिन विकास की जो प्रक्रिया है, जो सबसे निम्नतम यूनिट है जहाँ सारी सुविधाएं, सारे ऑफिसर्स होते हैं, अगर उसको एक यूनिट मान लिया जाए, एक प्रखंड को, तो एक प्रखंड में वो सारी सुविधाएं हो सकती हैं जो एक शहर में होती हैं। एक प्रखंड में बहुत से गांव होते हैं, बहुत सारे पंचायत होते हैं, और वहाँ बहुत बड़ी ज़मीन होती है जिसमें कृषि कार्य होता है, पशुपालन होता है, फॉरेस्ट्री है, वन है, जंगल है, ग्रासलैंड है, मछली पालन, और बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग उत्पन्न किए जा सकते हैं। आज अगर हम उदाहरण लें बंगाल का, बंगाल में इंडस्ट्रीज की बहुत बड़ी संख्या नहीं है। कृषि कार्य, मछली पालन, पशुपालन, और एक बहुत बड़ा सपोर्ट है वहाँ कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योग जिसको कहते हैं। आप जब जाएंगे वहाँ पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में, तो वहाँ कुछ मार्केट मिलेंगे आपको, कपड़े के, चमड़े के सामान। वहाँ जो स्थानीय लोग, जो बुनकर हैं वहाँ के, वो तांत की साड़ी बनाते हैं। और वहाँ की इकोनॉमी का आधार ही है ग्रामीण उद्योग। और सबसे अच्छे ब्रांड्स आज अगर आपको मिलेंगे तो दो स्टेट से मिलेंगे आपको। फाइन आर्ट्स हो, संगीत हो, एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो। स्पोर्ट्स में तो बहुत दूसरे राज्य भी हैं, लेकिन जहाँ तक स्कॉलर्स की बात करें तो एक स्टेट अग्रणी रहा है शुरू से, वह है बंगाल। शुद्ध वातावरण, वहाँ की संस्कृति बहुत ही सुदृढ़, मजबूत है। तो कुटीर उद्योग के जरिए, उसी तरह से आप अगर पंजाब जाएं तो वहाँ हरियाणा है, ये दो प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का कुछ पश्चिमी भाग, यहाँ कृषि कार्य को मुख्य साधन माना जाता है रोजगार का। बड़े छोटे मझले किसान, और वहाँ पूरे देश के लोग जाते हैं, कई राज्यों के लोग अपना रोजगार वहाँ प्राप्त कर लेते हैं। और कृषि पर आधारित कुटीर उद्योग की स्थापना पंजाब में ट्रैक्टर्स, साइकिल्स,
और फिर बहुत सारे छोटे छोटे कारखाने खुले हैं। गुजरात को लें तो वहाँ पर अमूल की स्थापना हुई। दूध का उत्पादन और दूध से बनी चीज़ों ने वहाँ की आर्थिक स्थिति बदल दी। एक ऐसा क्षेत्र जो बिल्कुल बंजर है, एक तरह से कहा जाए, वहाँ कृषि कार्य नहीं हो पाता। वहाँ के लोगों को मजबूरी में वहाँ से पलायन करके, और फिर उनके कल्चर में व्यापार शामिल था। आज पूरी दुनिया में व्यापार में जाने जाते हैं। अमेरिका में जितने मॉडल्स हैं, बहुत बड़ी संख्या में, मे बी 50%, पर गुजरात के पटेल समाज जो बिजनेस में बहुत अच्छा है, उनका आधिपत्य है। देश के बड़े बड़े शहरों में, क्लास बी टाउन्स में, छोटे छोटे शहरों में, इवन कस्बों में, रोड किनारे आप देखेंगे जितने भी ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, वो आपको राजस्थान के एक क्षेत्र विशेष से मिलेंगे। ये कल्चर ऑफ एक्सीलेंस है। आर्थिक स्थिति की जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई, उन्होंने पैसे कमाने पर जोर दिया। जहाँ पर संभावनाएं थीं कृषि की और सुविधाएं थीं, वहाँ पर कृषि उत्पादन से देश को आत्मनिर्भर किया। पंजाब, हरियाणा, और इसी तरह से बिहार और यूपी का कुछ क्षेत्र है जहाँ से 25% IAS IPS इस क्षेत्र से आते हैं। झारखंड भी शामिल है। तो हर जगह अलग अलग तरीके का विकास कार्य हुआ है। हम मुद्दा पर वापस आते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास कैसे होगा। तो सरकार और जनता के बीच एक कड़ी का काम जो करते हैं वो हैं NGOs, सोसाइटीज़, रजिस्टर्ड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो एक प्रखंड में अगर हम ले लें कि एक NGO जो ईमानदारी पूर्वक एजुकेशनल, इकोनॉमिकल, सोशल और MSMEs, माइक्रो, स्मॉल एंड मिडिल लेवल एंटरप्राइजेस को अगर बढ़ावा देता है, तो ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति बदलेगी। कैसे बदलेगी? कुछ प्रदेशों में सरकार, वहाँ की कुछ कंपनीज किसानों के पास जाकर उनसे सुविधाओं की कमी के बारे में बात करती हैं और उन सुविधाओं को मुहैया कराने की बात करती हैं। बोरवेल वहाँ पर EMI के आधार पर बनाए जाते हैं कुछ कंपनीज। किसानों को यह सुविधा दी जाती है जिससे सिंचाई की समस्या का समाधान होता है। बिजली है तो कृषि के लिए चाहिए क्या? जो पूंजी है वह तो ज़मीन है। लोन उनको ग्रामीण बैंक या बैंक से मिल जाता है। बोरवेल
ईएमआई पर स्थापित हो जाता है। बिजली की दरें सरकार कम करती हैं। फिर वहाँ मंडियाँ हैं, जो कृषि उत्पाद हैं उनको मंडियों तक ले जाने के लिए रोड, और फिर ट्रांसपोर्ट, ट्रैक्टर, ट्रक, जो बैंक के द्वारा लोन पर, ईएमआई पर उपलब्ध कराया जाता है। तो कृषि पर आधारित जो अर्थव्यवस्था है उन राज्यों की मजबूत है। और फिर एजुकेशन के लिए वहाँ लोग अपने बच्चों को जो सक्षम है शहरों में भेज देते हैं। स्थिति बदली है। तो किस तरह से गांव का विकास संभव होगा, ये हमारे पास आज एग्जाम्पल्स हैं। केरला को ले लें तो 50s में वहाँ के एजुकेशन सिस्टम पर बहुत अच्छा काम किया गया। 3 लैंग्वेज फार्मूला लागू किया गया। स्थानीय लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी 10 तक स्कूल्स में इसका अच्छा प्रचार प्रसार किया गया। बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ इसका, हिंदी जानने की वजह से। और इंग्लिश को एक महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन माध्यम बनाने से बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स, नर्सेज, ब्यूरोक्रेट्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स हुए और नॉर्थ इंडिया के बड़े बड़े शहरों में, इंडस्ट्रीज़ में वो स्थापित हुए। इकोनॉमी बढ़ी, डिफेंस में बहुत बड़ी संख्या में वहाँ के लोग रहे। विदेशों में आज टीचर्स, नर्सेज, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एमबीएस वहाँ से बड़ी संख्या में है। वहाँ यह संभव कैसे हुआ? एजुकेशन सिस्टम में केवल सरकार ही शामिल नहीं थी। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स थे जहाँ पर स्ट्रक्चर तो था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेकिन टीचर्स की कमी की वजह से शिक्षा मजबूत नहीं हो पा रही थी। उन्होंने उसको प्राइवेट सेक्टर को दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, प्राइवेट सेक्टर ने अपने टीचर्स अपॉइंट किए और फिर कम फीस में बहुत अच्छी शिक्षा वहाँ दी। तो जब हम इंडिया में अच्छी शिक्षा की बात करते हैं तो इंग्लिश मीडियम शिक्षा की बात होती है। तो इंग्लिश मीडियम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी किस चीज़ की है? टीचर्स जो इंग्लिश पढ़ा सकें, बोल सकें, बच्चों को मजबूत कर सकें। और इसके लिए केरला, तमिलनाडु, ये 2 स्टेट बहुत ही सक्षम थे, क्योंकि यहाँ पर उस वक्त जो सिस्टम था जिसमें अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग वहाँ पर थे, उन्होंने शिक्षा में अपनी भूमिका निभाई और वहाँ के बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ना, लिखना, बोलना सिखाया। आज जितने भी नेशनल, इंटरनेशनल लेवल के स्कूल्स इंडिया में हैं, जिनको अच्छा स्कूल माना जाता है, उसका पैमाना ही यही है कि वहाँ इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश में पढ़ाई होती है, और वही एक पैमाना है। इसका मतलब ये हुआ
कि गांव में जो स्कूल हैं वहाँ इंग्लिश की कमी की वजह से ये समस्या आ रही हैं। जो सरकारी स्कूल्स में कुछ स्टेट्स के बारे में मैं जानता हूँ, वहाँ जो टीचर्स होते हैं वो बहुत ही काबिल होते हैं। बहुत कठिन परीक्षाओं को पास करके, प्रतियोगिता परीक्षाओं को पास करके वो स्कूल ज्वाइन करते हैं। अपने विषय में माहिर होते हैं वो, 9, 10, 11, 12 में स्पेशली। लेकिन वहाँ की समस्या क्या है कि 8वीं तक जब बच्चे का एजुकेशन सही नहीं होगा तो 9वीं क्लास में जाकर के टीचर चाहे कितना भी अच्छा हो, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि गांव में आज आंगनबाड़ी है, प्राइमरी स्कूल्स हैं, अपग्रेडेड मिडिल स्कूल्स हैं जहाँ तक 8वीं तक की पढ़ाई होती है। तो आंगनबाड़ी की स्थिति क्या है? एक प्राइवेट स्कूल में जो प्ले स्कूल होता है